चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कोई मैसेज नहीं, किसी का कोई कमेंट नहीं, बस मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। आज की जो क्लास का नाम है दैट इज टाइम एंड टेंस। ठीक है, तो आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड टेंस पर। अब बेसिकली सब लोगों ने टाइम एंड टेंस पढ़ तो रखा होगा, बट इसको टेक्निकली पढ़ना कैसे है। एक तो होता है कि रट्टे लगा दिए बच्चों ने और एक पहचान बना ली कि अगर शब्दों के अंत में ये आते हैं तो आपको ये लगाना है, शब्दों के अंत में कुछ इस तरह की चीजें आती है, ता है, ती है, रहा, रही, ये सब चीजें। अब स्टॉप डूइंग दिस थिंग्स, ये तो बिल्कुल बेकार है, इन सब चीजों को छोड़ देना आपको। ठीक है, क्योंकि जब हम जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हम लोगों के पास में इस तरह की कोई अप्रोच होती नहीं है कि जिसमें हम लास्ट में कुछ शब्द देखें और उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर पाए। टेंस को पढ़ने के लिए टेंस और टाइम दोनों का ही ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसीलिए इस चैप्टर का एक्चुअल नाम यही होता है, टाइम एंड टेंस। ठीक है, जो टेंस होता है आपका ये बेसिकली टाइम पर डिपेंड करता है। इस टेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, टाइम होता है। ठीक, आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, जब आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर पढ़ते समय पूरी ग्रामर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो आपका टाइम ही होता है। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस के अंदर आपने टाइम मेंशन कर दिया तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको टेंस या कोई भी सेंटेंस आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो अब हम सीधे अपने मुद्दे पर जाते हैं, टाइम एंड टेंस। ठीक है, तो आपको पता होगा जो नंबर ऑफ टेंस होते हैं आपके पास में वो कितने होते हैं, आपके पास में देयर आर 3 टेंस। ठीक है, ठीक है ना भाई। 3 तरह के होते हैं आपके, बेसिकली कौन कौन से होते हैं। पहला कौन सा होता है आपका, प्रेजेंट। सेकंड वन पास्ट। एंड तीसरा कौन सा होता है आपका, ठीक है। तो 3 तरह के टोटल टेंस होते हैं, प्रेजेंट का, एक पास्ट का और फ्यूचर का। इनका मतलब क्या होता है, असल में इनको टेंस को हम कहते हैं क्या, हिंदी में इनका मतलब होता है काल। तो काल का मतलब क्या होता है, काल का मतलब होता है कि हमारे पास में 3 तरह के जो टेंस लिए हुए हैं, तीनों अलग अलग तरह की टाइमिंग होती है। ठीक, जैसे कि हमने बात करी सबसे पहले प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट बेसिकली होता है क्या है, प्रेजेंट का मतलब होता है कि अभी हम जिस समय जहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो प्रेजेंट ही है, और जो भी अभी सिनेरियो चल रहा है वो सबका सब आपका प्रेजेंट है। प्रेजेंट का मतलब होता है कि जब वर्तमान की बात करना और वर्तमान भविष्य अभी जो चल रहा है आपका उसी के अकॉर्डिंग रिलेटेड बात करना। पास्ट का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी फिनिश कर ली है, अब से 1 घंटे पहले, 1 दिन पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले, जो भी वर्क आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, या जिनमें आपने एक्टिविटी की है नहीं की है, जो आपका टाइम निकल गया, दैट इज कॉल्ड पास्ट, यही आपका पास्ट होता है। फ्यूचर का मतलब होता है कि जब आप कुछ अपने पास में कुछ प्लान्स की बात करते हैं, ठीक है ना, आप आइडियाज की बात करते हैं आने वाले समय में, इसको बोलते हैं हम अपकमिंग टाइम। कौन सा टाइम होता है ये आपका बेटा, अपकमिंग। इस अपकमिंग टाइम को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है फ्यूचर का। ठीक है, अब तीनों के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है जो सबसे कॉमन होती है, इस प्रेजेंट के अंदर भी आप एक इंडेफिनिट देखेंगे, फिर एक कॉन्टिन्यूस देखेंगे, एक परफेक्ट देखेंगे बेटा, और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखेंगे। राइट, यही चारों कंपोनेंट आपको पास्ट में देखने हैं और यही चारों कंपोनेंट आपको फ्यूचर में देखने हैं। ठीक है, तो ये आपके जो टाइम है होते हैं आपके टोटल 3 होते हैं, और 4 कंपोनेंट्स, 4 आपके टाइम, और टोटल आपके 12 स्ट्रक्चर्स हो गए। कुल मिलाकर के आपके पास में 12 स्ट्रक्चर हो जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से हो जाते हैं आपके पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट। इसी तरह से आपके फ्यूचर के 4 हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके पास में 12 स्ट्रक्चर आपको पढ़ने हैं, आपको 12 स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। इन 12 स्ट्रक्चर्स में आपको एक चीज और बता देता हूँ मैं यहीं पर ही, जो स्ट्रक्चर्स हम पढ़ते हैं इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम एक्टिव में देखते हैं, पैसिव में देखते हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी देखते हैं। तो इसीलिए ये जो टेंस होता है, अब इसको इतना आसानी से ना समझे, ये टेंस आपका टेंस में तो काम आ ही रहा है, इसके अलावा ये आपका एक्टिव पैसिव में भी काम आएगा, और यही आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी काम आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो काम होता है बहुत जगह होता है। तो नॉर्मली आप इसको समझिए और अच्छे से इसको आज ना प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है भाई, अब मैं मैसेज देखना नहीं चाह रहा हूँ आप लोगों के,
जो फाइनाइट वर्ब की थर्ड क्लास है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा, क्योंकि सैटरडे को जब मैं क्लास नहीं ले पाया था तो सैटरडे में मैंने क्लास अपलोड कर दी थी, बिकॉज आई हैड एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, सो मुझे जाना पड़ा था, तो इसीलिए मैं नहीं कर पाया था। ठीक है, तो अभी अपने मंडे है तो मैं नई क्लास स्टार्ट करना चाहता था। ठीक, तो ये रहा आपका टाइम एंड टेंस बेटा। ठीक है, तो अब इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टाइम और टेंस की बात होती है, मैं पहले कुछ एग्जांपल्स दूंगा और एग्जांपल्स के बाद हम अपने टाइप स्टार्ट करेंगे। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आई एम स्पीकिंग फ्रेंच देन। ठीक है, सेंटेंस नंबर 2, दे हैव completed their task last month। ठीक है, she often take tea। ठीक है, बेसिक सेंटेंसेस में दे रहा हूं बेटा, कुछ बहुत बड़े मैं आपको इसमें यूज नहीं कर रहा हूं, कुछ इसके अंदर मैंने फिजिक्स नहीं लगाई है, नॉर्मल सेंटेंसेस है अभी, और इसके बाद में हम अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर, आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे। राइट, 5 सेंटेंस, I have played well। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने 5 सेंटेंस लिए हैं। अब इन पांचों सेंटेंस की अगर हम ग्रामर चेक करेंगे तो हो सकता है हमसे गलती हो गई हो, तो उनको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक कैसे करेंगे बेटा, आई एम स्पीकिंग फ्रेंच। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रेंच की, तो अगर देखो जरा, नॉर्मल सी बात है, आई एम स्पीकिंग फ्रेंच, ये जो है ना, ये आपका टेंस है। ये क्या है, ये आपका दिखा रहा है टेंस। राइट, और ये जो है आपका बेटा, ये आपका क्या दिखा रहा है, ये आपका टाइम दिखा रहा है। वैसे इसको हम कहते हैं एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो अब टाइम एंड टेंस, हमारी मजबूरी ये हो जाती है, टाइम और टेंस को एक जैसा रखना होता है। टेंस का मतलब टेंशन भी होता है, देखा जाए तो बहुत बच्चे इसको टेंशन ही मानते हैं, मगर मैं इसको टेंशन बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि मुझे पढ़ाता है तो मुझे मजा आता है, और जब आप लोग सीखते हो तो आपको भी मजा आएगा। ठीक, अब देखिए मेरे पास में ये तो रहा बेटा टाइम, और ये रहा टेंस। अब देखने वाली बात यह है, ये जो टाइम है आपका एम, ये जो टेंस है आपका, टेंस आपका किस में, प्रेजेंट में। आप खुद देखिए, ये प्रेजेंट में, और ये जो टाइम है ये आपका पास्ट का है। ठीक है, अब यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो गई, ये हो गया आपका मिसमैच। मिसमैच कैसे होता है, जैसे ही आपका टाइम होता है वैसे ही आपको टेंस लेना होता है। ठीक है, टाइम और टेंस में बेसिक अंतर क्या है, बेसिक अंतर ये है कि बच्चे क्या करते हैं, टाइम को टेंस के अकॉर्डिंग यूज कर लेते हैं, नहीं, जबकि टाइम के अकॉर्डिंग टेंस यूज होता है। ठीक, तो ये जो टेंस है, ये जो टाइम है आपका, ये आपका क्या रहता है बेटा, ये आपका कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब समझते हैं, ये आपका स्थिर रहेगा, ये आपका स्टेट रहेगा, ये आपका परमानेंट रहेगा, ये आपका परमानेंट रहेगा, ये आपका नॉन चेंजेबल होगा, इसको आप चेंज नहीं करेंगे, टाइम को चेंज नहीं करेंगे। तो टाइम के बिहाफ पर आप टेंस को चेंज करेंगे। आपका टाइम है पास्ट में, तो आपको टेंस भी पास्ट में ही लेना पड़ेगा। तो इसको पास्ट में लेने के लिए इस एम की जगह आप ऐसे कर सकते थे, आई वॉज स्पीकिंग फ्रेंच देन, मैं तब फ्रेंच बोला था। ठीक है, देन आप समझते हैं ना, ये जो THEN देन होता है बेटा, THEN देन, ये आपकी एडवर्ब होती है। क्या होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, और एक होता है THAN, ये आपका क्या होता है, ये आपका सब ऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। दोनों में बहुत अंतर होता है, तो दोनों को कभी मैच मत कर देना, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस के अंदर तो आपको एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी, अभी कंजंक्शन की जरूरत तो है नहीं यहाँ पर। तो दूसरा सेंटेंस देखिए, इसी तरह से आपको दूसरा सेंटेंस करना है।
अगर इस सेंटेंस को आपको ठीक करना था तो बच्चे क्या करते हैं, अच्छा देखा ये एम है, इस देन की जगह इसको नाउ कर देते हैं। ऐसे कैसे करेंगे भाई, आप टाइम को चेंज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर टाइम होता ही नहीं, ऐसे होता है सेंटेंस, आई एम स्पीकिंग फ्रेंच, बिल्कुल सही सेंटेंस था, मगर इस टाइम ने पूरे सेंटेंस का खेल खराब कर दिया था। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग अब ये सेंटेंस देखो, दे हैव कंप्लीटेड देयर टास्क, उन्होंने अपने टास्क कंप्लीट कर लिया है। अब ये सेंटेंस कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है। अगर ये ना हो तो, अगर लास्ट मंथ ना लिखा हो तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, मगर यहाँ पर लगा हुआ है बेटा लास्ट मंथ। इस लास्ट मंथ का मतलब अब समझिए क्या है। लास्ट मंथ आपको क्या कह रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है आपका पास्ट। क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, ये पास्ट इंडिकेट कर रहा है। अब ये पास्ट इंडिकेट कर रहा है, और ये जो हैव कंप्लीटेड होता है ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का आपके पास में टाइमिंग होता तो ये काम कर जाता, लेकिन आपके पास में जो टाइमिंग है वो आपका पास्ट का, तो इस टेंस को भी आपको पास्ट में ही ले जाना पड़ेगा। किसमें ले जाना पड़ेगा आपको, पास्ट में ले जाना पड़ेगा। अब इस पास्ट में ले जाने के लिए आप क्या करेंगे, इस हैव को हटा देंगे यहाँ से, इतना ही काम करना आपको। अब ये जो कंप्लीटेड होता है, ये कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म भी होता है जब ये हैज हैव के साथ होता है, या हैड के साथ होता है, या विल हैव के साथ होता है, तब ये थर्ड फॉर्म होता है। यानी जब ये परफेक्ट के साथ में होता है तब ये थर्ड फॉर्म होता है, या पैसिव वॉइस में होता है तब भी ये थर्ड फॉर्म होता है। मगर ये सिंपल सब्जेक्ट के जस्ट बाद होता है तो ये सेकंड फॉर्म होता है। क्या होता है, ये सेकंड फॉर्म। अब बेटा बन गया ये सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म का मतलब होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट। अब मुझे पास्ट इंडेफिनिट ही चाहिए था, यहाँ पर मिल गया मुझे। तो अब सेंटेंस होगा, दे कंप्लीटेड देयर टास्क लास्ट मंथ, उन्होंने लास्ट मंथ अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था। अब लास्ट मंथ की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो सी ऑफ वन टेक टी। अब अगला सेंटेंस है ये अगला सेंटेंस आप देख रहे हैं, तो इस सेंटेंस के बाद में कोई टाइम यूज नहीं किया है। ठीक है, तो जब कोई टाइम यूज नहीं किया तो आप इसको बहुत आराम से सेंटेंस को बना सकते हैं। बनाइए। तो सी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है बेटा। जब आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो आपको वर्ब भी तो सिंगुलर लेनी होती है। तो सिंगुलर वर्ब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, किसी भी वर्ब की टोटल कितनी फॉर्म होती है, टोटल 5 फॉर्म होती है। जैसे आपका एक पहला फॉर्म क्या होता है, गो, सेकंड होता है आपके पास में वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, गोन, फोर्थ होता है आपका गोइंग, राइट, और फिफ्थ होता है आपका गोज, राइट। ये टोटल 5 फॉर्म होते हैं। जो ये आपका फर्स्ट फॉर्म होता है ये बेटा आपका प्लूरल होता है, और जो लास्ट फॉर्म होता है ये आपका सिंगुलर होता है। ये आपका सिंगुलर होता है। ये बात तो समझ में आ रही है। ये यूज होता है आपका नंबर ऑफ केसेस में। वेंट यूज होता है सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में, इसके अलावा ये कहीं भी यूज नहीं होता। ये यूज होता है आपका कॉन्टिन्यूस में, और कॉन्टिन्यूस के अलावा ये आपका एडजेक्टिव भी बन जाता है, और ये आपका जीरंड भी बन जाता है, राइट। अच्छा सॉरी, मैं कहीं और पहुंच गया, ये वो वाला नहीं है। ये जो गोन होता है ये बेटा आपका यूज होता है परफेक्ट में। मैं समझा कि मैं कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा हूँ, ये परफेक्ट में, और ये आपका पैसिव वॉइस में यूज होता है, पैसिव वॉइस में। ये होता है वो सेंटेंस जो आपका कॉन्टिन्यूस में यूज होता है, कॉन्टिन्यूस में। इसके अलावा ये आपका एडजेक्टिव बन जाता है, ये कुछ केसेस में ये आपका जीरेंट का भी काम करता है, और ये जो गोज होता है ये सिंपल आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है। इसके अलावा इसका कहीं काम नहीं होता। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास टोटल 5 फॉर्म होती है, और पांचों फॉर्म को हम इस तरह से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, राइट। तो वापस आ जाइए। तो वापस आते हैं तो हमें दिखता है कि ये सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे टेक्स। टेक्स आपकी सिंगुलर होती है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं। तो इस सेंटेंस के अंदर बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती अगर ऐसे होता। मैंने बोला आई एम वेटिंग फॉर यू, ये सेंटेंस आपका कॉन्टिन्यूस का सही है कि मैं आपका वेट कर रहा हूँ भाई, आ जाइए। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर लगाया सिंस मंडे, अब ये सिंस मंडे क्या है, ये सिंस मंडे बेटा हो गया आपका टाइमिंग। आपको अच्छे से मालूम होगा जो सिंस और फॉर होते हैं वो जो यूज होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में यूज होते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ में, पास्ट परफेक्ट के साथ होते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिंस और फॉर 6 जी का यूज होते हैं छह स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, तो अब ये जो सेंटेंस है आपका, ये आपका कॉन्टिन्यूस फॉर्म का है। अब ये जो सेंटेंस सिंस लगा दिया, जब इसने सिंस लगा दिया तो ये जो वर्ब है आपकी ये गलत है।
अब लगाना पड़ेगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे। अब इसका मतलब ये है कि मैं आपका वेट कर रहा हूँ मंडे से। एक तो होता है मैं आपका वेट कर रहा हूँ, वेटिंग फॉर यू, लेकिन हैव बीन हैज बीन हम तब लगाते हैं जब हम किसी वर्क को, किसी एक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन पास्ट में किसी एक्शन से, पास्ट में पर्टिकुलर टाइम से हम वेट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, और उस पास्ट के टाइम को हम ओपन कर देते हैं सिंस ऑफ फॉर के साथ में, तब यूज करते हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है, आई हैव प्लेड वेल, मैं अच्छा खेला, ठीक है, मैं अच्छा खेल चुका हूँ, तो ये सेंटेंस सही है इसमें तो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है सेंटेंस में, क्लियर है। चलिए अब हम ऐसे आपको टेंसेस के बारे में काम करना था, ठीक है। अब टेंसेस को पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास में दो तरह की वर्ब्स होती है, और वो कौन कौन सी वर्ब्स होती है आपकी, एक्शन वर्ब होती है, एक तो आपकी एक्शन में एक डूइंग एक्शन होता है, हैपनिंग होता है, एक दूसरा क्या होता है आपका स्टेटिव, स्टेट वाली वर्ब्स होती है, स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन, राइट। दो तरह की वर्ब आपको देखनी थी, कौन कौन सी वर्ब थी बेटा, वो देखिए जरा। एक तो होती है आपकी एक्शन, एक्शन वर्ब्स, और दूसरी कौन थी बेटा, दूसरी थी आपकी स्टेट, ठीक है ना, स्टेट, स्टेटिव वर्ब्स ऐसे लिख देते हैं, राइट। अब ये जो एक्शन वर्ब्स थी इसके अंदर भी दो वर्ब थी, ये डूइंग एक्शन वाली थी एक तो बेटा, ये आपकी डूइंग एक्शन, जो एक्शन जिसके हम एक्शन करते हैं, एक होती है हैपनिंग, हैपनिंग, हैपनिंग एक्शन जो अपने आप हो जाता है। इसमें भी दो दो है, स्टेट ऑफ बीइंग एंड स्टेट ऑफ पोजेशन। अभी टेंस में बहुत काम आती है दोनों चीजें, ठीक, आपको पता होना चाहिए कि दो तरह की जो वर्ब होती है, ये रही आपकी, यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, ये इधर आपकी रही हुई वर्ब, वर्ब एक आपकी होगी एक्शन वर्ब्स, दूसरी होगी आपकी स्टेटिव वर्ब्स, ठीक है ना। ये स्टेट वाली जो वर्ब होती है ये होती है आपकी स्टेट ऑफ बीइंग्स, और ये होती है आपकी स्टेट ऑफ पोजेशन वाली, राइट। दो तरह की वर्ब्स होती है ये चलिए सर, ये सो का, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले स्ट्रक्चर पर, दैट इज प्रेजेंट, ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, सबसे पहली बात प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, ये क्या होता है, इट इज अ परमानेंट सेंटेंस। ये एक परमानेंट सेंटेंस होता है, यानी जब भी कोई परमानेंट सिचुएशन या कंडीशन आएगी तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, ठीक। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है बेटा, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, इट इज used for, it is used for habit, routine, repeated action, ठीक है, historical, scientifical facts, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, राइट, और आपका न्यूज़पेपर हेडलाइन एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें न्यूज़पेपर हेडलाइन के लिए यूज होता है, ठीक है, प्रोवर्ब्स, idioms, एटसेट्रा, ठीक है। तो ऐसे यूज करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिकली यूज हम कहाँ करते हैं, कुछ मैंने यहाँ पर टाइप्स आपको दिए हैं। सबसे पहली बात, ये एक परमानेंट एक्शन होता है, ठीक। अब इसमें परमानेंट एक्शन ये होता है, अब इस देखिए सारी चीजें यूज करके देखिए। अब
सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा मैंने कि हैबिट, ये हैबिट के लिए यूज होता है। हैबिट का मतलब जानते हैं क्या होता है? हैबिट का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों के अंदर कुछ आदतें होती है जिनको बार बार वो करते रहते हैं। अब वो बार बार करते हैं तो चीजें रिपीट होती है, ठीक है, और रिपीटेड चीज को हम क्या कहते हैं? हैबिट कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये जो रिपीटेड एक्शन होता है ये हैबिट होता है। ये आपका कोई रूटीन है। रूटीन क्या आपका? सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं अपने सारे वर्क करता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, कोचिंग जाता हूँ, लाइब्रेरी जाता हूँ, ये करता हूँ, 3 बजे खाना खाता हूँ, फिर मैं रात को 8 बजे मैं जनरल स्टडीज़ पढ़ता हूँ, फिर मैं करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ, फिर मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, फिर वोकैब्युलरी याद करता हूँ। ये आपका रूटीन है, ये आप करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने रूटीन को बता सकते हैं, ठीक? अब इसके बाद में जैसे कोई आपके हिस्टोरिकल, साइंटिफिक या साइकोलॉजिकल, यूनिवर्सल फैक्ट जो होते हैं, जितने भी फैक्ट होते हैं, सब के सब आपके इंडेफिनिट में बनते हैं, ठीक है? और इंडेफिनिट भी कौन-सा? प्रेज़ेंट का इंडेफिनिट होता है वो सारा। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, फैक्ट हो गया, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो गई, ठीक है? या आपका प्रोवर्ब्स हो गए, इडियम्स हो गए, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है ना? कहावतें, ये जो सब होती है, दीज़ आर यूज्ड इन प्रेज़ेंट इंडेफिनिट। प्रेज़ेंट इंडेफिनिट में ये सारी चीज़ें आपको बेटा यूज़ होती है, ठीक है? तो सबसे पहली बात आपको ये समझ में आ गई। दूसरी बात इसमें आपको क्या देखनी होती है, कुछ इसके कीवर्ड्स होते हैं। इससे आप कंफर्म कर सकते हैं। और कीवर्ड्स क्या होते हैं? वो एक्चुअल में, वो असल में ज़्यादातर एडवर्ब्स है, ठीक है ना? कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है, ठीक है, इस तरह से करके है, ठीक है? वो कौन कौन से कीवर्ड्स आप देख लीजिए। जैसे हम यूज़ कर सकते हैं यूजुअली, ठीक है, ओकेजनली, ओकेजनली, ठीक है, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, ठीक है, समटाइम्स हो गया आपका, यूजुअली हो गया, रेयरली हो गया, एवरी हो गया। अब इस एवरी के केस में आप क्या कर सकते हैं? एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ठीक है ना? या आपका एवरी मंडे, एवरी दिवाली, ठीक है ना? एवरी डे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, यहीं से ले लेंगे आपको। या आप ऐसे कर सकते थे आप, पर डे, पर डे, पर वीक, पर मंथ, ऐसे करके हम यूज कर सकते थे। तो दीज आर द थिंग्स जो आप यूज कर सकते हैं। ये आप, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये यूजुअली, रेयरली, सेल्डम, ऑफन, ठीक है, समटाइम्स, ये सब वर्ड जो होते हैं ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंबल्स होते हैं। इनको आप यूज कर सकते हैं। ये आपको कहीं दिख रहे हैं तो समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। ये आपको ऐसी चीजें दिखाई देंगी। ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये बहुत काम आते हैं। ये बहुत कीवर्ड्स आपके बहुत काम आते हैं, जो एडवर्ब्स होती है। ठीक है, यहाँ तक बात सभी को समझ में आएगी भाई? जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके, यहाँ तक सभी को क्लियर है बात? फटाफट बताइए। अभी पढ़ाना स्टार्ट भी नहीं किया मैंने, अभी तो समझिए बेसिक ही चल रहा है। ये आपका टेंस का बेसिक स्टार्ट कर रखा है मैंने, इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। बस यहाँ पर ये है पहली स्लाइड जो पढ़ाने वाली, इससे पहले सारा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। यस बोलिए अगर बात समझ में आ रही है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आस्क मी, आस्क वॉट एवर यू वांट। जहां तक मैंने पढ़ा दिया रिलेवेंट चीजें आप पूछ सकते हैं। और ये आपको एट रैंडम फटाफट काम करना होता है पूछने वाला, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो चीजें आपने सीख ली है, अब इन चीजों को हम एप्लीकेबल, जो अप्लाई कैसे करते हैं ये देखिए। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर किसी भी सेंटेंस का ऑलमोस्ट एक जैसा सा होता है। जी सर क्लियर है, ठीक है ठीक है। तो सभी का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसा सा होता है। कैसे? देखिए, जैसे सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, किसी भी सब्जेक्ट सेंटेंस का हमने सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं बेटा? मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद में कुछ और बचता है तो वो देख लेते हैं, एटसेट्रा वाली चीजें, राइट। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो मेन वर्ब है, ये जो ऑब्जेक्ट है, एक एक चीज को आपको ध्यान रखना। और जब भी सेंटेंस पढ़ते हैं या पूरी ग्रामर को हम कहीं पढ़ते हैं तो सेंटेंस के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं आपको सबके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सर ये चीज़ ये होती है, इसको ये कहते हैं, इसको यहाँ लगाते हैं, इसको ऐसे यूज़ करते हैं।
ठीक है। ग्रामर का एक्चुअल स्टेट, ग्रामर का एक्चुअल पोजीशन, ग्रामर का एक्चुअल राइट वे टू यूज, ये 3-4 चीज होती है जिसमें ठीक आपने जहां पर ग्रामर के अंदर व्हाई व्हेन हाउ वेयर लगा दिया, आपकी ग्रामर कंप्लीट। ठीक। तो सब्जेक्ट आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। अब ये सब्जेक्ट आपने जैसे मान लीजिए ऐसे रखा, ये कि आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना, तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ आप 2 ही लगाएंगे, डू या डज। ये आपको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। जब आप डू डज लगाएंगे तो आप यहाँ पर वर्ब की V1 लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद में आप लगा देंगे ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका स्ट्रक्चर, राइट। अब ये जो सब्जेक्ट है ये आपका कब है, जब आपके पास में डू डज है। जब आपके पास में सब्जेक्ट डू डज नहीं है तो हम क्या करेंगे उस केस में, यहाँ आपने सब्जेक्ट लगाया। जब आपने सब्जेक्ट लगाया बेटा तो सब्जेक्ट के बाद में इस बार आपका डू डज नहीं है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो अब हम क्या करते हैं, या तो हम V1 लगाते हैं, V1 नहीं लगाते तो एस या ES लगाते हैं, राइट। या तो आप ये लगाएंगे या आप ये लगाएंगे, राइट। इन दोनों में से एक चीज लगाएंगे। V1 का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म और एस या ES का मतलब होता है आपका पांचवी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म जिसे हम कहते हैं। ठीक है। अब एक ही चीज लगेगी इसमें से बेटा, या तो V1 लगेगा या लगेगा आपको फिफ्थ फॉर्म लगेगी, पांचवी फॉर्म लगेगी, राइट। अब उसके बाद में डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक। अब ध्यान रखना आपका, ये जो आपका सब्जेक्ट है इसका नंबर, इसका इसका नंबर और इसका जेंडर, पूरा का पूरा आगे का वर्ब और उसका पूरा प्रेडिकेट उसी पे डिपेंड करता है। ठीक। तो पूरा का पूरा सेंटेंस डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे, उसी तरह से वो फिर अपना काम करता है। ठीक है। आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि ये रहा आपका सब्जेक्ट भाई साहब। सब्जेक्ट के बाद में मान लीजिए आपने हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर इसके बाद मेन वर्ब लिखा, फिर आपने ऑब्जेक्ट लिखा। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए, ये तो रहा बेटा आपका सब्जेक्ट, इसे तो कहा आपने सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को छोड़ करके जो बचा हुआ हिस्सा है इसे बोलते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। क्या होता है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। और इसके अंदर भी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या होता है, इसके अंदर भी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है ये मेन वर्ब। ठीक है। ये होता है आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक। पूरी ग्रामर के अंदर आप एक चीज का ध्यान रखेंगे जो कि मैं बार बार रिपीट भी करता हूँ, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं है तब भी सेंटेंस बन जाएगा, सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब भी सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है। उस सेंटेंस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी सेंटेंस बन जाएगा, अगर मेन वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं बन सकता। तो किसी भी ग्रामर के स्ट्रक्चर को फॉलो करते समय, बनाते समय, देखते समय आप ध्यान रखेंगे मेन वर्ब है या नहीं है। अगर मेन वर्ब नहीं है तो सेंटेंस इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो एक लौता अकेला वर्ड होता है आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब के बिना सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। अकेला मेन वर्ब भी आपका सेंटेंस बना देता है एक एडवर्ब के साथ में आकर के। ठीक है। चलिए, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप फटाफट ले लेते हैं यहीं पर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैंने सारे स्ट्रक्चर आपको बता दिए। डू डज का यूज करेंगे, सिंगुलर होगा तो डज यूज करेंगे, प्लूरल होगा तो डू यूज करेंगे, और अगर डू डज नहीं आ रहे हैं तो फिर हम प्लूरल के साथ में यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर के साथ यूज करेंगे ऐसे ही है इसका फॉर्म का यूज। ठीक है। तो अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने बोला कि मैं अपनी ही बात करता हूँ, अपनी ही बात कर रहा हूँ कि मैं सुबह जल्दी सो करके उठता हूँ। ठीक है। तो आई वेक अप अर्ली इन द, अब ये संजय सर का रूटीन देख रहे हो बेटा, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। अगर मैं किसी और के लिए बात करूं कि भाई साहब ये ही सी रीड्स ग्रामर, सी रीड्स ग्रामर यस्टरडे। ठीक है। तीसरा सेंटेंस है यू 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 प्लेड क्रिकेट, यू प्लेड क्रिकेट नाइसली
every day, right? Sentence number 4, the sun rise in the, मेरे साथ साथ सेंटेंसेस लिखते रहेंगे, और जब आप कॉपी में सेंटेंस लिख रहे हैं तो एक लाइन का गैप जरूर देंगे, बिकॉज जो ग्रामर का आपको तरीका बताया जाएगा कि जहाँ पर आपको कट पिट करना है वो आप किसी स्पेस के साथ में कर ले, ऐसा ना हो वहीं सेंटेंस लिखा वहीं सब कुछ कर रहे तो थोड़ा होच पोच हो जाएगा, राइट? 5 सेंटेंस। द अर्थ प्ले ठीक है, देयर आर 5 सेंटेंसेस, मैंने कुछ अभी ज़्यादा टफ सेंटेंस आपको दिए नहीं है, तो इन 5 सेंटेंसेस को बनाइए। हम कैसे बनाएंगे, एक दो सेंटेंस के अंदर मैंने गलती भी दे रखी है, देखेंगे कैसे करेंगे। नॉर्मल नॉर्मल सेंटेंसेस अभी दिए हैं मैंने आपको बनाने के लिए, ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रहा है तो एडवांस तक जाएगा, ठीक है? ये एक दिन के आसपास लगता है बेसिक को ठीक करने में, उसके बाद में फिर अपना चलता रहेगा। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सेंटेंस सही है या गलत है ये बताइए, ठीक? इस सेंटेंस के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मैं सुबह जल्दी सो करके उठता हूँ, तो ये क्या है बेटा मेरा, ये मेरा अपना शेड्यूल है, ये मेरा अपना रूटीन है, ये क्या है मेरा अपना रूटीन है। अब ये रूटीन है तो रूटीन के लिए मुझे कौन सी फॉर्म लगानी चाहिए थी, यहाँ पर आई आपका सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लगाना चाहिए था फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? तो मुझे लगता है ये फर्स्ट फॉर्म है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, वेकअप लिख तो रहा है, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी सो करके उठता हूँ, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, सी रीड्स ग्रामर यस्टरडे, ठीक है? अगर यहाँ पर यस्टरडे ना होता तो काम अपना बन गया था, मैंने बोला सी रीड्स ग्रामर, भैया वो ग्रामर पढ़ती है, बिल्कुल बढ़िया बात है, लेकिन वो ग्रामर कब पढ़ती है, वो आज तो नहीं पढ़ती, उसने तो कल पढ़ी है ग्रामर। कब पढ़ी है उसने ग्रामर, कल पढ़ी है, जब उसने ग्रामर कल पढ़ी है बेटा, तो अब आप एक बात देखिए, कल ग्रामर पढ़ने के लिए ये आपका क्या हुआ, टाइम, और टाइम कब का बेटा, ये टाइम ऑफ पास्ट। और अगर आप टेंस देखेंगे तो टेंस किसका है, रीड्स, रीड्स आपका टेंस क्या है, आपका ये तो प्रेजेंट है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है? टाइम तो आपका पास्ट का है और टेंस आपका प्रेजेंट का, कितनी गलत बात है, तो आप क्या करेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को ठीक करेंगे या टेंस के अकॉर्डिंग टाइम को ठीक कर लेंगे? इन दोनों में से आपके पास में ऑप्शन क्या है, ऑप्शन कुछ नहीं है, ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी क्या है, जो आपका टाइम कहता है वैसे ही आप टेंस बना दीजिए, टाइम चेंज नहीं होता, टाइम कांस्टेंट रहता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 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 अपनी ग्रामर में ही सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो वैसे ही रहेगा, टाइम को चेंज नहीं करेंगे। तो बेटा यहाँ रीड्स की जगह क्या करना पड़ेगा, सी रीड। अब आपको पता होगा रीड की जो रीड होता है, ये रीड READ रीड, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये READ रीड ये सेकंड फॉर्म हो गया, ये आपकी बस बोल देता रेड है लेकिन स्पेलिंग इनकी सेम होती है, ठीक है? तो अब सी के साथ में क्या कर देंगे, READ रीड, ठीक है? सी रीड ग्रामर यस्टरडे, ठीक है? ये आपकी सेकंड फॉर्म होगी, ये क्या होगी आपकी सेकंड फॉर्म होगी, राइट? चलिए जल्दी से बताइए जरा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, बताइए फटाफट। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए अब जरा फटाफट, यू प्लेड क्रिकेट नाइसली एवरीडे, ठीक है? ये जो एवरीडे है ये क्या दिखा रहा है आपका, ये दिखा रहा है आपका प्रेजेंट का, प्रेजेंट का दिखा, ठीक है? तो आपको क्या करना चाहिए, यू प्लेड क्रिकेट एवरीडे, ठीक? यू प्ले
ठीक है, टाइम तो आपको प्रेजेंट का दिख रहा है और टेंस आपको पास्ट का दिख रहा है, तो इसको ठीक करना चाहिए था ना, कर दिया आपने। ठीक, हटाइए जरा फटाफट। द सन राइज इन द ईस्ट। अब ये जो सन है बेटा, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका सिंगुलर है, और जो राइज है ये आपका प्यूलर है। तो आपको क्या करना चाहिए था यहाँ पर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक चैप्टर होता है जिसमें ये दिया रहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब भी सिंगुलर ही रखनी है, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, आपका बहुवचन है, प्यूलर है, तो आपको वर्ब भी बहुवचन प्यूलर ही रखनी है। और अगर आपका सब्जेक्ट अनकाउंटेबल है तो वर्ब आप फिर सिंगुलर रखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसका सब्जेक्ट सिंगुलर, प्यूलर या अनकाउंटेबल कैसा है, इसी को फाइंड करने में तो मत आ जाती है, बड़ी दिक्कत आ जाती है बच्चों को। अगर ये छोटी सी बात समझ जाएंगे तो ग्रामर काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपको सिंगुलर रखनी है। और मैंने बताया था कि किसी भी वर्ब को सिंगुलर करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आपका राइज लिखा हुआ है, अब इस राइज की जो आपकी फिफ्थ फॉर्म होती है वो होती है आपकी राइजेस, RISES। तो ये आपकी सिंगुलर फॉर्म होती है, क्या होती है बेटा, आपकी सिंगुलर फॉर्म होती है। और मैंने बताया था कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है हमेशा प्लूरल फॉर्म होती है, तो आप इसके साथ में ये फॉर्म नहीं रख सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइज के साथ में राइजेस लिखना पड़ेगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, जो आपका सूरज है वो किधर से निकलता है, वो निकलता है ईस्ट से। छिपता किधर है, वेस्ट में। ठीक है, सेट्स किधर होता है, वो सेट्स में होता है। ठीक है, तो अब सेंटेंस आपको सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, जो आपकी अर्थ होती है वो किसके चक्कर लगाती है, सन के चक्कर लगाती है। ठीक है, क्या करती है, वो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। राइट, ठीक है, बात समझ में आ गई, रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, ये सेंटेंस देखो कई बार ऐसे भी आ जाता है, और यही सेंटेंस कई बार कैसे आ जाता है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ। यहाँ रिवॉल्व्स की जगह लिख देते हैं, एग्जामिनर रिवॉल्व्स की जगह लिख देता है मूव, ऐसे करके 7 द, ऐसे करके द अर्थ। अब रिवॉल्व की जगह लिख दिया उसने मूव्स, और जब मूव्स लिखेगा तो अब उधर आपको अराउंड नहीं लिखना, राउंड लिखना है, राउंड द सन। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर अराउंड लिखा ही छोड़ देते हैं, यानी एग्जामिनर है वो तो फंसाएगा आपको। तो मूव है, तो मूव का मतलब होता है घूमना। अब रिवॉल्व का मतलब होता है कि एक इस तरह से घूमना, तो इसके अंदर अपनी आप ही सेंस होती है पूरा प्रॉपर तरीके से, लेकिन मूव का मतलब जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही घूमे। मूव का मतलब होता है सिर्फ मूविंग करना। अब आपको अराउंड की जगह राउंड लिखना पड़ेगा, राउंड का मतलब होता है कि प्रॉपर इस तरह से घूमना। ठीक है, तो ये जो अराउंड है, अराउंड तो गलत हो गया आपका, अराउंड गलत क्यों हो गया, अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ या इधर से उधर, ये भी हो सकता है। इन दोनों में से किसी का भी मतलब चारों तरफ नहीं होता, चारों तरफ के लिए आपको लिखना पड़ेगा राउंड, तो राउंड से पता लगता है। जब हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे आपको तब समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला कि माई वाइफ इज वियरिंग अ नेकलेस, ठीक है, डैश नेक, राउंड द नेक या अराउंड द नेक, क्या ठीक रहेगा इसमें,